हेलो एवरीवन, यह है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पार्ट सेकंड। पार्ट वन का वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आप पहले उसे देखिए। और 26 नंबर से इस वीडियो का स्टार्टिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम अमोंगस्ट द फॉलोइंग टू हुम सम ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स टू मेक द रूल्स, bylaws, notifications एंड ऑर्डर्स मे बी डेलीगेटेड बाय द लेजिस्लेचर। देखिए लेजिस्लेचर के द्वारा ये जो जितने भी रूल्स, बायलॉज, नोटिफिकेशंस हैं, इन सबको बनाने के लिए लेजिस्लेटिव पावर किसको दी जाती है? देखिए एग्जीक्यूटिव को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो सभी को लेजिस्लेचर कुछ कुछ पावर्स डेलीगेट करता है अलग अलग अपने अपने फील्ड में। ठीक है, हमारा आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल ऑफ delegatus non potest delegier whether ordinarily the delegated power may be further delegated। आंसर क्या होगा इसका? नो। जो पावर डेलीगेट की गई है आपकी सुपीरियर अथॉरिटी ने, आप उसको अपने लोअर अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, जो डेलीगेटस है नहीं, जो डेलीगेट किया हुआ है पहले से ही, उसको आप दोबारा डेलीगेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, इसका एक नोट है, ये समझ लीजिए आप। ऑर्डिनरीली ए डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट इट्स डेलीगेटेड पावर्स, मतलब ऑर्डिनरीली तो नहीं किया जा सकता, बट द लेजिस्लेचर में हाउएवर ऑथराइज द डेलीगेटी इन एन एक्सप्रेस फॉर्म टू सब डेलीगेट इट्स डेलीगेटेड पावर। लेकिन जो लेजिस्लेचर है वो एक्सप्रेस फॉर्म में ये करने को ऑथराइज है कि वो अपनी डेलीगेटेड पावर्स को सब डेलीगेट कर सकता है। देखिए लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डेलीगेट इट्स बेसिक फंक्शंस टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है इंडिया का, वो डेलीगेट करने के लिए अपने बेसिक फंक्शंस को एग्जीक्यूटिव के पास डेलीगेट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। द डेलीगेशन क्लॉज ऑफ द ओरिजिनल एक्ट शुड बी वैलिड एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड ऑल्सो बी इन अकॉर्डेंस विद द डेलीगेशन क्लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, by what powers the Indian Supreme Court and High Courts have been empowered by issuing their writs and orders relating to delegated legislation। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो किस पावर के द्वारा उनको एम्पावर किया गया है कि वो अपनी रिट्स और ऑर्डर्स जो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड है उनको इशू कर सकते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? फोर्थ आ रहा है। तो देखिए सारे ही, दे में डिक्लेयर द डेलीगेटेड फंक्शन डन बाय एग्जीक्यूटिव टू बी वॉइड, इनफेक्टिव एंड अल्ट्रा वायर्स। ये क्या कह रहे हैं? एग्जीक्यूटिव ने जो फंक्शंस डेलीगेट किए हैं उनको वो डिक्लेयर कर सकते हैं वॉइड, इनफेक्टिव या अल्ट्रा वायर्स। सेकेंड देखिए, बाय इशूइंग द इंजंक्शन दे मे कंट्रोल एंड ऑब्स्ट्रक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़। ठीक है, इंजंक्शन इशू करके वो क्या कर सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटीज़ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। थर्ड देखिए, बाय डिक्लेरेशन दे मे कंट्रोल एंड ऑब्स्ट्रक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय इशूइंग अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मतलब कि डिक्लेरेशन देने के तरीके से वो कंट्रोल कर सकते हैं और ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटीज़ को, और वो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सकते हैं एग्जीक्यूटिव को कि आप इस डायरेक्शन में नहीं, इस तरीके से आप काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। दोबारा मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनको एम्पावर किया जाता है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं या कोई ऑर्डर इशू कर सकते हैं जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उससे रिलेटेड। तो वो किस टाइप के लेजिस्लेशन में किस टाइप के ऑर्डर्स को वो एग्जीक्यूट करेंगे, किस टाइप के ऑर्डर्स दे सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड। तो कोई वर्क किसी एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट किया गया है मान लीजिए, तो वो उसमें क्या क्या कर सकती है कोर्ट? वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, इनफेक्टिव बता सकती है, अल्ट्रा वायर्स, उनकी एक्टिविटीज़ को, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ को वर्क डेलीगेट किया गया है उनकी अथॉरिटीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी,
रोक सकती है, कंट्रोल कर सकती है और स्पेसिफिक एक डायरेक्शन दे सकती है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे वर्क करना है। तो ये सारी पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कलरफुल लेजिस्लेशन। तो देखिए आंसर देखिए इसका सेकंड, इफ़ द लेजिस्लेचर इनैक्ट्स ए स्टैट्यूट ऑन सच ए सब्जेक्ट मैटर विच इज़ बियॉन्ड इट्स लेजिस्लेटिव पावर। मतलब लेजिस्लेचर एक ऐसा स्टैट्यूट इनैक्ट करती है, ऐसे सब्जेक्ट मैटर पर करती है जो कि इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स के बियॉन्ड है, देन इट कैन नॉट इनैक्ट सच ए स्टैट्यूट बाय ट्रेसपासिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को ट्रेसपास करके, ठीक है, उनका अतिक्रमण करके वो कोई ऐसा स्टैट्यूट इनैक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, इवन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कवर्ड और सीक्रेट मीन्स किसी भी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीक्रेट तरीके से, किसी भी तरीके से वो नहीं कर सकती। तो इसको क्या कहते हैं, कलरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है, कलरेबल लेजिस्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स यानी होता है छुपना, ग्रहण लग जाना किसी चीज़ को, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को छुपा दो। तो आंसर देखिए, ऑल्दो सच लॉज आर नॉट क्वाइट हिडन और डिसअपियर्ड और void ab initio, yet they are in the state of sound sleep or like dead और covered by the fundamental rights। एक्लिप्स लग गया, जैसे क्या होता है, जैसे सन एक्लिप्स होता है, मून एक्लिप्स होता है, तो ऐसे में कुछ टाइम के लिए सन और मून छुप जाते हैं और उसके बाद वापस दिखने लगते हैं। तो वही सिद्धांत, वही प्रिंसिपल इसमें अप्लाई किया गया एक्लिप्स का, कि कुछ टाइम के लिए उन्हें छुपा दो, ज़रूरत नहीं है तो, ठीक है, डेड मान लो, स्लीप मान लो, और उसके बाद वो दोबारा जब भी ज़रूरत होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। जिसको भी डीएक्टिव हुए हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे। देखिए, ऑल्दो सच लॉज आर नॉट क्वाइट हिडन, पूरी तरीके से छुपे हुए नहीं है वो लॉ, या डिसअपियर या void ab initio, शुरू से उन्हें void ab initio डिक्लेयर नहीं किया गया, येट दे आर इन द स्टेट ऑफ साउंड स्लीप, लेकिन वो साउंड स्लीप की स्टेट में है, और लाइक डेड, डेड जैसी कंडीशन है, या कवर्ड बाय द फंडामेंटल राइट्स, मतलब वो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्ररी हैं, तो उनको कवर कर दिया गया है, उनको स्लीप ढक दिया गया है, ठीक है, अप्लाई नहीं किया जा रहा उनको। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द मीन्ड बाई प्रिंसिपल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस का प्रिंसिपल क्या है, देखिए, व्हेन अ स्टैट्यूट इज सब्सटेंशियली within its legislative powers conferred by the constitution which has enacted it, कि जबकि कोई स्टैट्यूट सब्सटेंशियली अपने लेजिस्लेटिव पावर्स के एरिया में है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको कन्फर की है, ठीक है, देन इट कैन नॉट सेट टू बी इनवैलिड merely on the ground that it has ancillary touched the scope of any other legislation। तो उसको इनवैलिड ओनली इस ग्राउंड पर इनवैलिड नहीं किया जा सकता के द्वारा जो भी दूसरा कोई एक्ट है उसको उसके अकॉर्डिंग इसको इनेक्ट किया गया है, ठीक है। कि जब कोई स्टैट्यूट सब्सटेंशियली लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको लेजिस्लेटिव पावर कन्फर की है, ठीक है, तो इसको इनवैलिड ओनली इस ग्राउंड पर नहीं किया जा सकता कि किसी अदर लेजिस्लेशन को यह टच कर रहा है, ठीक है, विच हैज़ डली कन्फर्ड टू इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कन्फर किए गए किसी दूसरे लेजिस्लेशन को अगर ये टच कर रहा है, यानी उसकी कुछ चीज़ें फॉलो कर रहा है, तो इस ग्राउंड पे इसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता। तो क्या बोलेंगे, पिथ एंड सब्सटेंस रूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, नहीं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर है, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए, डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। ऑप्शन नंबर 1, डेलीगेटस जो डेलीगेट की पावर है, नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, उसको दोबारा डेलीगेट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 33 जी,
बिल्कुल। देखिए व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। मेन प्रिंसिपल तो यही है कि जैसा लिखा है वैसे कि वैसे ही आप इंटरप्रेट करो, ठीक है, और उसको ग्रामर को फॉलो करते हुए एज इट इज मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन किया जाए। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल रूल इंटरप्रिटेशन का, लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वेदर टू गिव आइडेंटिफिकेशन टू ए स्टैट्यूट इफ इट इज़ नेसेसरी टू गिव शॉर्ट टाइटल और नेम टू इट। ये क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन देने के लिए किसी भी स्टैट्यूट को क्या ये ज़रूरी है कि उसको शॉर्ट टाइटल या नेम दिया जाए? तो आप बताइए ये ज़रूरी है या नहीं है? तो बिल्कुल ज़रूरी है, यस। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी भी स्टैट्यूट को आपने बनाया है तो आप उसको शॉर्ट टाइटल और नेम तो दोगे तभी तो पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, वेदर इन द प्रियम्बल ऑफ अ स्टैट्यूट इट इज़ नेसेसरी और कंपल्सरी टू प्रोवाइड इट्स ऑब्जेक्ट्स। यस, किसी भी एक्ट का प्रियम्बल उसके ऑब्जेक्ट को शो करता है। तो आप प्रियम्बल जब भी लिखते हैं किसी स्टैट्यूट का तो ये नेसेसरी है, कंपल्सरी है कि आप उसके ऑब्जेक्ट को, पूरे एक्ट के ऑब्जेक्ट को उसमें समाहित करें, ठीक है, टू प्रोवाइड इट्स ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज एम्पावर्ड टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट्स। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसको एम्पावर किया गया है कि स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट किया जाए? तो किसको किया है? कॉम्पिटेंट कोर्ट को। कॉम्पिटेंट कोर्ट्स के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया जाता है स्टैट्यूट्स का। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सच लीगल प्रोविजंस विच इज प्रोवाइडेड टू रिमूव जनरल और स्पेसिफिक डाउट्स और टू सॉल्व सर्टेन सस्पिशंस इज नॉन एज। देखिए क्या कह रहे हैं कि कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं कि कुछ जनरल या स्पेसिफिक डाउट्स को वो रिमूव करें और टू सॉल्व सर्टेन सस्पिशंस, कुछ डाउट्स हैं उनको सॉल्व करें। तो इन्हें क्या बोला जाता है? डिक्लेरेटरी लॉ, ठीक है, मतलब डिक्लेयर करें कि यहाँ पे ये डाउट्स है तो हम यहाँ ये डिक्लेयर करते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है, इसको बोलेंगे डिक्लेरेटरी लॉ, जो कि डाउट्स को रिमूव करता है और सस्पिशंस को सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विद रेफरेंस टू द टाइम और पीरियड 1 मिनट।